मोहल्ले का 52 इंच वाला ससुराल। ये देखो मेरा 52 इंच का घाघरा। मेरे पति ने मेरे लिए खास सूरत में ये घाघरा बनवाया है। अरे बहन, 52 इंच से याद आया हमारे मोहल्ले का 52 इंच वाला ससुराल। वो देखो नीलम अपने 52 इंच के ससुराल के बाहर पानी की बाल्टी लिए खड़ी है। रुक, उसे बुलाते हैं, थोड़ा उसके 52 इंच के ससुराल के बारे में पूछा जाए। नीलम, नीलम जरा इधर आना। कौन, मैं? 1 मिनट आई। मोहल्ले के बीचों बीच कांति और शांति की बनी 3 मंजिला बड़ी इमारतों के बीच 52 इंच का पतला पर 3 मंजिला ससुराल के दरवाजे पर नीलम पानी की बाल्टी रखकर मोहल्ले की दूसरी बहुओं के पास आती है। हाँ बोलो, क्या हुआ? नीलम, तुम्हारा ये 3 मंजिला पतला ससुराल 52 इंच का है ना? हाँ, मेरा ससुराल बिल्कुल 52 इंच का है, ना 1 इंच ज्यादा ना आधा इंच कम। अच्छा, ये देखो नीलम, मेरे पति ने मेरे लिए 52 इंच का लहंगा बनवाया है। वो गाना है ना, 52 गज का घूंघट पैण मटक चालूंगी, उस पर रील बनाने के लिए। क्या तुम ये लहंगा पहनकर अपने ससुराल में जा सकती हो? हाँ, मेरे ससुराल में मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, कुछ मनाही नहीं है। अच्छा, तो फिर ये लहंगा पहनकर अपने ससुराल में जाना जरा। नहीं, ये लहंगा पहनकर मैं अपने ससुराल में नहीं जा सकती। अभी तो तुमने कहा कि तुम ये 52 इंच का लहंगा पहनकर अपने ससुराल में जा सकती हो, तो फिर जाओ। मैं अपने ससुराल में जा सकती हूँ, पर ये लहंगा पहनकर मैं अपने ससुराल में नहीं जा सकती। मतलब मैं जा सकती हूँ, पर ये लहंगा पहनकर मैं नहीं जा सकती। क्या जलेबी जैसी गोल गोल बातें कर रही हो? साफ साफ कहो, तुम मेरा 52 इंच का लहंगा पहनकर अपने 52 इंच के ससुराल में जा सकती हो या नहीं? मैं ये 52 इंच का लहंगा अपने ससुराल में पहन सकती हूँ, मुझे कोई मना नहीं करेगा, पर पहनकर मैं अपने ससुराल में घुस नहीं सकती, वरना मैं दरवाजे पर ही फंस जाऊंगी, क्योंकि मेरा ससुराल ही 52 इंच का है और ये लहंगा भी 52 इंच का है। ऊपर से अगर मैंने इसे पहना होगा तो मेरे दोनों बाजू दीवार से छिल जाएंगे। नीलम की बात सुनकर मोहल्ले की सभी बहुएं और दूसरी औरतें नीलम पर हंसने लगती हैं। साथ ही मोहल्ले का सब्जी वाला, दूध वाला और अखबार वाला भी नीलम पर हंसने लगता है। मोहल्ले के लोगों की आवाज सुनकर शारदा घर से बाहर आती है। सब सुन लिया है मैंने, तो मोहल्ले की औरतें मिलकर मेरी बहू को परेशान कर रही हो। अरे हम कहाँ परेशान कर रहे हैं तेरी बहू को? तेरी बहू खुद ही परेशान है अपने 52 इंच के ससुराल से। मैं कोई परेशान नहीं हूँ अपने 52 इंच के ससुराल से, मैं बहुत खुश हूँ अपने 52 इंच के ससुराल में। आप मोहल्ले की औरतों ने हमें परेशान किया है। शारदा, तूने अपने 52 इंच के ससुराल की पहली बहू तो ढूंढ ली, पर अब क्या दूसरे बेटे को कुंवारा ही रखेगी? उसके लिए कोई बेटी नहीं लाएगी क्या? क्यों नहीं लाऊंगी, जरूर लेकर आऊंगी। शारदा, तेरे में तो बड़ी हिम्मत है। अपने 52 इंच के पतले से ससुराल में तो दूसरी बहू लेकर आएगी, पर कौन देगा तुझे अपनी बेटी? अरे क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। मैं दूसरी बहू जरूर लाऊंगी और इसी 52 इंच के ससुराल में ही लेकर आऊंगी। कोई झूठ बोलकर मुझे थोड़ी लेकर आनी है कि मैं डरूं। सच बोलकर घर दिखाकर अपने छोटे बेटे की शादी करवाऊंगी। चलो देखते हैं कौन देता है तुझे अपनी बेटी। कैसे लेकर आती है तू मोहल्ले का 52 इंच वाला ससुराल की दूसरी बहू? मोहल्ले वालों को चैलेंज देकर शारदा अपनी बड़ी बहू नीलम के साथ घर के दरवाजे पर आती है और पानी की बाल्टी लेकर नीलम के साथ थोड़ा तिरछा होकर अपने 52 इंच के ससुराल के छोटे से हॉल में चली आती है, जहां सभी सोफे पर बैठे होते हैं। क्या हुआ माँ, फिर मोहल्ले की औरतों से भिड़ंत हो गई? आज क्या कहा उन्होंने? मोहल्ले वाले अब हमारे देवर जी की शादी के लड्डू खाना चाहते हैं। क्यों अरुण बेटा, तेरी जॉब भी लग गई, सैलरी भी बढ़ गई है, अब बता ढूंढूं तेरे लिए लड़की? मम्मी पापा आपकी जैसी मर्जी हो, वैसे मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ओहो, अब तो मेरी दूसरी भाभी आएगी, अब मजा आएगा। रामलाल शादी करवाने वाले पंडितों से बात करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और आज रामलाल, शारदा और पूरा परिवार अरुण के साथ मिडिल क्लास घर की बेटी अनीता को रिश्ते के लिए देखने आए होते हैं। भाई साहब, पंडित जी ने हमें आपके खानदान के बारे में जानकारी दी है। खानदानी अमीर परिवार है आपका, ऐसे खानदान में हम अपनी बेटी देने से मना कैसे कर सकते हैं? जी, हमें और हमारी बेटी को आपका बेटा बहुत पसंद आया, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जी पंडित जी की बात बिल्कुल सही है। एक समय में हम खानदानी रईस थे, पर फिलहाल हमारी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मेरे दोनों बेटे जॉब करते हैं और छोटा सा घर है हमारा। किसी दिन आकर आप घर देख लीजिए, सारी वही कहानी हम आपको बता देंगे। अरे भाई साहब, घर वगैरह हम देख लेंगे,
अगर घर बहुत छोटा भी रहा तो आपके बच्चे जॉब तो कर ही रहे हैं, देखा जाएगा। रिश्ता तय है, शादी की तारीख निकालने के लिए आप पंडित जी को बुलाइए। दोनों परिवार की रजामंदी से अरुण और अनीता की शादी तय होती है। पंडित जी से शादी की शुभ तिथि निकलवाई जाती है और शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एक रविवार रामलाल के बहुत कहने पर कृष्णलाल अपने बेटे रोहन के साथ मोहल्ले में आता है। अंकल, आप तो जिद पर ही अड़ गए अपना घर दिखाने के लिए। वैसे इस मोहल्ले में तो सभी के अच्छे खासे घर हैं। कौन सा घर है आपका? अरे वो वहां है हमारा घर। रामलाल अपने 52 इंच के पतले से घर की तरफ इशारा करता है, पर कांति शांति के बड़े घरों के बीच में होने की वजह से कृष्णलाल और रोहन को रामलाल के 52 इंच के घर की जगह कांति शांति का बड़ा घर दिखता है। अरे भाई साहब, आपका घर तो। रोहन को मीनाक्षी का फोन आता है। हाँ माँ, बोलो। अरे तू अपने पापा के साथ जल्दी स्टेशन चला जा, तेरे फूफा जी स्टेशन से वापस लौट रहे हैं। अगर वो शादी में नहीं होंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। जल्दी उन्हें लेकर आ। क्या हुआ रोहन, इतना परेशान क्यों हो गया? फूफा जी रेलवे स्टेशन से वापस जा रहे हैं। ये फूफा जी के गाल पर बार बार कोई मच्छर काट लेता है क्या, जो हर बार अपना मुंह फुला लेते हैं? अरे मुझे तो लगता है तेरे फूफा जी के मुंह में गुब्बारा है। तेज हवा चलने की वजह से गुब्बारे में हवा भर जाती है और तेरे फूफा जी का मुंह फूल जाता है। अब चल जल्दी, उन्हें जाने से रोकना पड़ेगा। अरे भाई साहब, आपने घर तो देखा ही नहीं। अरे जी, हमने अपनी बेटी का ससुराल देख लिया, वो अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। अब हमें आज्ञा दीजिए। कृष्णलाल गलतफहमी के शिकार और रामलाल कृष्णलाल जी को अपना 52 इंच का घर दिखाकर संतुष्ट हो जाते हैं। समय बीतता है, शादी की तारीख आ जाती है। धूमधाम से अरुण और अनीता की शादी होती है। शाम के वक्त पूरे मोहल्ले के बीच अरुण अनीता के साथ गाड़ी से उतरता है। अरुण, मेरा ससुराल? अरे वो दरवाजे वाली जो दरार दिख रही है ना? हाँ, ये पतली सी गली ना। पर इस गली में दरवाजा क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यही तुम्हारा 52 इंच का ससुराल है। बहू, ये कोई पतली सी गली नहीं है, ये तेरा 52 इंच का ससुराल है। क्या? 52 इंच का ससुराल? इतने बड़े मोहल्ले में जहाँ सभी के इतने अच्छे अच्छे बड़े घर हैं, वहाँ मेरा 52 इंच का ससुराल है? ऐसा कैसे हो सकता है? अनीता, यही है तुम्हारा ससुराल, आओ अंदर चलो। शारदा चौखट पर कलश रख आरती की थाली लेकर खड़ी हो जाती है और शारदा के पीछे पूरा परिवार लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है। दरवाजे पर अनीता और अरुण एक साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। अरे अरुण, थोड़ा उधर चलो, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। कलश कैसे गिराऊंगी? अरे छोटे, तुझे थोड़ी कलश गिराना है, अपनी पत्नी के पीछे खड़ा हो जा। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अनीता दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है, लेकिन ब्राइडल लहंगे और साथ में अरुण के अंदर आने की वजह से 52 इंच के ससुराल के दरवाजे पर ही फंस जाती है। अरे मेरे दोनों कंधे दीवार में खुरच रहे, मैं कैसे अंदर आऊं? अरे अरुण, मदद कर अपनी पत्नी की। मैं क्या करूं, ये तो आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। देवरानी जी, दाहिना कंधा थोड़ा पीछे करके आइए, थोड़ा तिरछा होकर। भाभी, ऐसे तिरछा हो जाइए, जैसे पतली गली से गुजरते हैं वैसे। किसी तरह अरुण और अनीता थोड़ा तिरछा होकर हॉल में आते हैं, जहां अनीता की सांस फूलने लगती है। हे भगवान, मेरी तो सांस ही फूल गई। आप लोगों ने इतना पतला घर क्यों बनाया है? और क्या सच में मेरा ससुराल सिर्फ 52 इंच का है? हाँ बहू, शादी के दौरान तुम्हारे पिता और भाई खुद तुम्हारा 52 इंच का ससुराल देख कर गए थे। तुम्हें बताया नहीं क्या? उनसे तो मैं कल बात करती हूँ। ऐसे कैसे मेरी शादी 52 इंच के ससुराल में कर सकते? इतने छोटे से ससुराल में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। देवरानी जी, अब आपकी शादी हो गई है। अपने ससुराल के बारे में उल्टा सीधा कहने से अच्छा है अपने पति के साथ अपने कमरे में जाइए। कमरे में तो मैं चली जाऊं, पर मेरा कमरा कहाँ है? और इस 52 इंच के ससुराल में आप सभी कैसे रहते हैं? हमारा घर 52 इंच का जरूर है, पर हमने 3 मंजिलें बनाई हैं। निचली मंजिल में सिर्फ हॉल है, पहली मंजिल में रसोई है, दूसरी मंजिल में तुम्हारा और अरुण का कमरा है, उसके ऊपर नहाने की जगह, और मेरा नीलम का कमरा है। सबसे ऊपर मम्मी पापा और प्रीति रहते हैं। अरुण और अनीता पतली पतली सीढ़ियों से चढ़कर दूसरे माले पर आते हैं और अपने छोटे से कमरे में चले आते हैं। ये कमरा है, इससे ज्यादा बड़े में तो गाय और भैंस रहा करती हैं। यहाँ से चलना शुरू करूंगी और तीसरे कदम में कमरा खत्म हो जाएगा। अनीता, जब से तुम मोहल्ले में आई हो सिर्फ अपने 52 इंच के ससुराल की बेइज्जती किए जा रही हो। तुम अकेली तो नहीं हो, इस 52 इंच के ससुराल में रह रही हो। भाभी भी तो यहीं रहती हैं, माँ भी तो इसी घर में रहती हैं, और हम सब भी इसी 52 इंच के घर में रह रहे हैं। सोने के लिए कमरा काफी है। इस कमरे में मैंने बेड भी बनवाया है, इसलिए तुम आराम से सो सकती हो। और वो रही अलमारी, उसमें तुम अपने कपड़े रख लो।
अरुण अनीता के साथ मिलकर अलमारी में अनीता के कपड़े सजाता है, फिर दोनों सो जाते हैं। रात बीतती है। अगले दिन अनीता तैयार होकर दीवार पकड़ते हुए पतली पतली सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में आती है। बहू, आज तो तेरी पहली रसोई है। आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली है? जी, आप लोगों का जो खाने का मन हो बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। मुझे माँ ने हर तरह का खाना बनाना सिखाया है। भाभी, मुझे तो दही बड़े खाने का मन है, अगर बनाने आते हो तो बना दीजिए। और मुझे कचौड़ी खानी है। बहू, मैं और तेरी सास तो रोटी दाल वाले हैं। मुझे तो मूंग दाल का हलवा खाना है। ठीक है दीदी, आप मुझे रसोई दिखा दीजिए, मैं अपनी पहली रसोई में सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। अनीता खुशी खुशी नीलम के साथ पहली मंजिल पर रसोई में आती है। रसोई काफी छोटी होती है, लेकिन सारा सामान जगह का सही इस्तेमाल करके व्यवस्थित तरीके से रखा होता है। देवरानी जी, ये रही रसोई। सारा सामान ऊपर की अलमारियों में है और बर्तन नीचे की अलमारी में रखे हैं। हे भगवान, ये रसोई भी इतनी छोटी सी है। यहाँ तो खाना बनाने से पहले मेरा दम घुटने लगा। खाना बनाऊंगी तो क्या होगा, वो भी मुझे इतना सारा खाना बनाना है। अनीता अपनी पहली रसोई में बर्तन निकालती है और गैस चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। किसी तरह थोड़ी देर में अनीता अपनी पहली रसोई तैयार करती है और हॉल में जमीन पर पूरे परिवार को खाना परोसती है। देवरानी जी, वाह क्या कचौड़ी बनाई है। ऐसी कचौड़ी तो मैं भी नहीं बना पाती, मुझे भी सिखाइएगा ऐसी कचौड़ी बनाना। हाँ दीदी जरूर, पर अपने 52 इंच के ससुराल की रसोई में खाना बनाने में तो मेरी हालत खराब हो गई। आप कैसे यहाँ सबका खाना बना लेती हैं? बहू, तुमने पहली बार खाना बनाया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लगा होगा। कुछ दिन बीतने दो, तुम्हें सारी चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी। भाभी, आइए आपकी पहली रसोई की कुछ फोटो क्लिक करते हैं, मैं उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालूंगी। आप भी तो होंगी सोशल मीडिया पर, जल्दी अपनी आईडी बताइए। प्रीति और नीलम अनीता को अपने में घुलने मिलने में पूरी मदद करती हैं। अनीता भी अपनी नंद और जेठानी के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है। शाम होती है। अनीता अपने कमरे में अपने माता पिता कृष्ण से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। मैं मानती हूँ आप काम में बताना भूल गए होंगे। वो रोहन कहाँ है? वो भी तो आया था मेरा 52 इंच का ससुराल देखने। उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा ससुराल सिर्फ 52 इंच का है? अरे कम से कम मुझे पहले से पता होता कि मैं 52 इंच के ससुराल में जा रही हूँ। यहाँ आकर अचानक पड़ोसियों से पता चलता है। उन्होंने कहा था कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, पर ऐसी परिस्थिति है ऐसा मैंने अंदाजा नहीं लगाया था। मैंने तो सोचा था कि रही सही तंगी होगी, लेकिन घर हमारे जितना तो होगा ही। फिलहाल तेरी शादी में आए मेहमान भी यही हैं, उन्हें जाने दे, फिर हम तेरे ससुराल आते हैं। अरे बेटी, एक बात याद रखना, अब तेरी शादी हो गई है, तेरा भाग्य अब उनके साथ जुड़ गया है, बाकी तू खुद समझदार है। अनीता मीनाक्षी की बात समझती है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन सुबह सुबह अनीता नीलम के कमरे में आती है। अनीता, तुम मेरे कमरे में, कुछ पूछना है क्या? हाँ दीदी, कल तो आपने मुझे नहाने के लिए पानी दे दिया था, पर आज मैंने ध्यान दिया बाथरूम में तो नल ही नहीं है और ना ही हमारे ससुराल में कहीं नल है, फिर पानी कहाँ से आता है? अनीता, मोहल्ले में एक सरकारी नल है, पानी हम वहीं से लाते हैं। तुम जाओ बाहर से बाल्टी में पानी ले आओ। अनीता 2 बाल्टियां लेकर मोहल्ले के सरकारी नल पर आती है और पानी भरने लगती है। तभी मोहल्ले की बहुएं भी वहां आ जाती हैं। क्या हुआ अनीता, अभी तक नहाई नहीं तुम? हाँ, पर आपको कैसे पता? पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम्हारे 52 इंच के ससुराल में पानी की व्यवस्था नहीं है। तुम लोग सुबह सुबह नहाने के लिए मोहल्ले के नल से पानी लेने आते हो। ले जाओ, जल्दी नहा लो, सुबह का वक्त है। मोहल्ले की बहुओं के मजाक से अनीता चिढ़ जाती है और मुंह बनाकर अपने ससुराल में आती है और पानी की बाल्टियां लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा जाती है। हॉल में बैठा अरुण तुरंत अनीता को संभाल लेता है। अनीता, तुम इतनी गुस्से में सीढ़ियां चढ़ोगी, वो भी 2 बाल्टियां लेकर, तो गिरोगी ही। वो बाहर मोहल्ले की बहुएं मुझे ताने मार रही थी कि मेरे ससुराल में नहाने के लिए पानी तक नहीं है। कहने दो उन्हें, तुम बाथरूम में जाओ, मैं बाल्टियां लेकर आता हूँ। पहले ये बताओ, क्यों नहीं है मेरे ससुराल में पानी की व्यवस्था? कम जगह में हमने 3 मंजिल बनाई है। अगर हम अपने घर में पाइपलाइन लगवाते तो ड्रिल की वजह से दीवारें कमजोर हो जाती और ऐसा करना थोड़ा खतरनाक होता है। इसलिए तुम्हारे 52 इंच के ससुराल में पानी की व्यवस्था नहीं है और अब से तुम्हारे लिए रोज सुबह पानी मैं लेकर आया करूंगा। रोज सुबह मेरा पति मेरे लिए पानी भी लेकर आएगा। भगवान, मेरा ससुराल 52 इंच का क्यों ना हो, पर मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। अरुण का प्यार देखकर अनीता अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और अपने छोटे से बाथरूम में आकर अरुण के लिए पानी से नहाती, पर खड़े होते हुए अनीता की पीठ दीवार से छिल जाती है। आई माँ, अरे मनहूस दीवार, मुझे मेरी ही पीठ खुरचनी थी, बेवकूफ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अनीता रसोई में आती है। शुरू में तो मुझे ये रसोई पिंजरे की तरह लगती थी, पर अब ठीक लगने लगी है। वैसे बहुत दिनों से तेल मसाले का खाना बना रही हूँ, आज दाल भात और भुजिया बना लेती हूँ। दाल में थोड़ा घी का तड़का भी डाल दूंगी। अनीता गैस चूल्हे पर चावल और दाल चढ़ाती है और आलू काटने लगती है। थोड़ी देर में चावल बन जाते हैं। अनीता सब्जी बनाने लगती है।
ससुराल मेरा दिखने में सिर्फ 52 इंच का है, पर यहाँ व्यवस्था सारी है। रसोई में ना घी की कमी है, ना ही महंगे ड्राई फ्रूट्स की। अनीता कड़छुल में घी लेकर गैस चूल्हे पर चढ़ाती है और उसमें मिर्च और लहसुन की कुछ कलियां डाल देती है। पूरी रसोई धुएं से भर जाती है और अनीता को जोरों से खांसी आने लगती है। तभी नीलम रसोई में आती है। अरे माँ, मेरी आंखें जल रही है, मेरा गला जल रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे देवरानी जी, जल्दी खिड़की के बाहर मुंह कीजिए। आप भी क्या करती हैं? दीदी, मैंने पहले भी दाल में तड़का लगाने के लिए तेल में लहसुन और मिर्च डालकर तड़का तैयार किया है, पर ऐसी खांसी मुझे कभी नहीं आई। देवरानी जी, आप जब भी तड़का तैयार करें तो तेल या घी गर्म करने के बाद बर्तन को इस खिड़की के बाहर करके उसमें लहसुन मिर्च या जो भी डालना हो डालिएगा, वरना हमारी छोटी सी रसोई तुरंत धुएं से भर जाएगी और खांस खांस कर आपके फेफड़े फूल जाएंगे। अच्छा दीदी, मुझे तो लगा था कि मैं अपनी 52 इंच के ससुराल की रसोई में एडजस्ट हो गई हूँ, पर लगता है मुझे अभी कुछ दिन और लगेंगे। अनीता अपनी जेठानी के बताए तरीके से दाल में तड़का लगाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर अनीता जमीन की तरफ देख झाड़ू मारते हुए सामने दीवार में जा लड़ती है। अरे रे बहू, संभल कर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बहू, हमारा हॉल 52 इंच से कम ही है, तुम जरा संभल कर काम किया करो। आखिर क्यों मेरा ससुराल 52 इंच का है? कभी सीढ़ियों से गिरती हूँ तो कभी दीवार में कंधे पीठ रगड़ जाते हैं, तो कभी दीवार से सिर टकरा जाता है। मुझे जानना है, आखिर आप लोगों ने 52 इंच की जमीन में मेरा ससुराल क्यों बनाया? बहू, तुम्हारे दादा ससुर जी ने इस मोहल्ले में 52 इंच की जमीन पर एक छोटी सी कुटिया बनाई थी। मेरी गृह प्रवेश की शहनाई, मेरे तीनों बच्चों की जन्म की किलकारियां गूंजी थी उसी कुटिया में रहकर। पैसे जोड़ जोड़ कर किसी तरह तुम्हारे ससुर अरुण और नीरज ने ये 52 इंच का ससुराल बनवाया। इसीलिए हम इसी 52 इंच के ससुराल में रहते हैं और जिंदगी भर इसी में रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इस 52 इंच के ससुराल से आप लोगों की इतनी सारी यादें जुड़ी हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम अरुण अनीता के लिए साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी लेकर आता है। ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो, पर ये साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है और ये गहने तो सोने के हैं। अरे मैं जो पैसे कमा रहा हूँ वो क्या सिर्फ अपने लिए कमा रहा हूँ? नहीं ना। अब मेरे कमाए पैसों से अगर मेरी बीवी नहीं सजेगी संवरेगी तो मेरे पैसे कमाने का क्या फायदा? अरुण, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो या मैं इस 52 इंच के ससुराल में तुमसे झगड़ा ना करूं इसलिए दिखावे के लिए ये सब करते हो? अरे तुमने मुझे पकड़ लिया। मैंने तो दिखावे में ये महंगी साड़ी और महंगे गहने लेकर आए थे। अब चलो तुम भी इन्हें पहनकर मुझे दिखाओ। हो अरुण, मेरी बातों का जवाब तुम्हें कैसे देना है बड़ी बखूबी आता है। सीधे तरीके से जवाब नहीं दे सकते क्या? तो सीधे तरीके से जवाब दूं? फिर एक ही जवाब है, पर मेरे जवाब के बाद तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। आई लव यू अनीता। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो अरुण, आई लव यू। हमारी शादी अरेंज मैरिज जरूर हुई है, पर हमारे बीच प्यार लव मैरिज से कम नहीं होना चाहिए। अरे कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही हो सकता है, चलेगा ना? अरुण की बात सुनकर अनीता हंस पड़ती है और अरुण के गले लग जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मोहल्ले में कृष्णलाल, मीनाक्षी और रोहन आते हैं। अनीता के मायके वालों को देखकर मोहल्ले की औरतें अनीता के 52 इंच वाले ससुराल के दरवाजे पर भीड़ लगा लेती है और अनीता के मायके वाले ससुराल के अंदर आते हैं। दीदी, तुम एक पतली गली जैसे ससुराल में रहती हो, यहाँ तो मैं सीना तान कर चल भी नहीं सकता। समधी जी, समधन जी, आपने कभी बताया नहीं कि आपका घर 52 इंच का है। पूरे मोहल्ले में एक अलग ही घर चमक रहा है आपका। भाई साहब, आप और रोहन बेटा खुद ही तो हमारा घर देखने आए थे और आपने कहा भी था कि आपकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी। 2 बड़े घरों के बीच में एक पतली गली किसे दिखती है? इन्हें लगा कि उन 2 बड़े घरों में से कोई एक घर आपका होगा और मोहल्ले में आपके दोनों पड़ोसियों के घर भी काफी अच्छे हैं। कृष्णलाल, मीनाक्षी और रोहन की बातें सुनकर पूरे ससुराल का सिर झुक जाता है। ये देखकर अनीता आगे आती है। अरे रोहन, कितना लंबा चौड़ा हो गया है तू, जो मेरे ससुराल के दरवाजे में फंसने की एक्टिंग कर रहा है। रोज आना जाना करते हैं हम सब उस दरवाजे से, समझा? और मम्मी पापा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरा ससुराल देखकर मेरे ससुराल की बेइज्जती करने, मेरे ससुराल का अपमान करने। अरे बेटी, तूने भी तो हमसे शिकायत की थी, इसलिए हम आए हैं। ठीक है, मैंने शिकायत की थी, आप लोग आए, मेरे ससुराल को बुरा भला कह दिया। अब बताइए, अब क्या मेरे लिए क्या करेंगे आप? बेटी, अब हम क्या कर सकते हैं? यही तो तेरा भाग्य है। तुझे जैसा ससुराल मिला है तुझे उसी में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। धन्यवाद, आप लोगों ने माँ बाप होने के नाते मेरी शादी बड़े अच्छे घर में कर दी, शहनाइयाँ बजवा ली, अपने बोझ से आजाद हो गए। अब अपने घर जाइए, मेरे ससुराल में बुराइयां निकालने की जरूरत नहीं है। राम राम। बहू, हमारे लिए अपने मम्मी पापा की बेइज्जती मत कर।
अगर कोई मेरे 52 इंच के ससुराल के बारे में कुछ उल्टा कहेगा तो मैं सुनूंगी थोड़े। फिर वो मेरे मायके वाले हों या मेरे 52 इंच के ससुराल के बाहर खड़े कान लगाकर सुन रही मोहल्ले की औरतें हों, सबके कान के बाल जला दूंगी मैं। अगर किसी को मुझसे मिलना है तो मेरे ससुराल आए, मुंह में शक्कर रखकर बात करे, तब मैं किसी को पहचानूंगी। बेटी हमें माफ कर दे, हमें गर्व है कि हमने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि शादी होने के बाद अपने ससुराल को ही अपना सब कुछ मान रही है। समदन जी हम चलते हैं, फिर कभी मुंह में शक्कर रख कर आएंगे, तब अपनी बेटी से अच्छे से मिलेंगे। अच्छा राम राम। कृष्णलाल मीनाक्षी और रोहन माफी मांगते हैं और कृष्णलाल मीनाक्षी अनीता को आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर नीलम और अनीता घर भर के कपड़े गंदे इकट्ठा करके अपने छोटे से बाथरूम में धोने की तैयारी करती हैं। देवरानी जी, अपने 52 इंच के ससुराल में हर काम करने की मैंने व्यवस्था कर ली है, पर बस ये कपड़े ही मैं कहीं से नहीं धो पाती हूँ। कपड़े मुझे ढेर सारे धोने पड़ते हैं और पानी मोहल्ले से लाना पड़ता है। ऊपर से कपड़े धोने में आधा पानी तो बाथरूम के बाहर गिर जाता है, जिसके बाद में साफ भी करना पड़ता है। दीदी क्यों ना हम सारे कपड़े लेकर मोहल्ले के नल पर ही बैठकर धो ले। वैसे भी हमारे अलावा मोहल्ले की इक्का दुक्का औरतें कभी कभार वहाँ आती हैं, नहीं तो नल तो खाली ही रहता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मोहल्ले के नल पर चलते, वहीं सारे कपड़े धो लेते हैं। अनीता और नीलम गंदे कपड़े, सर्फ, साबुन और कपड़े धोने का ब्रश लेकर अपने 52 इंच के ससुराल से निकलती हैं। दोनों मोहल्ले के नल पर पहुंचकर नल चालू करती हैं और कपड़े धोने लगती हैं। तभी कुछ पड़ोसन अपने अपने घरों के बाहर खड़ी होकर बातें करने लगती हैं। अरे वो देखो मोहल्ले के 52 इंच वाले ससुराल में रहने वाली बहुओं की हालत, अब इन्हें मोहल्ले के नल पर आकर कपड़े धोने पड़ रहे हैं। देवरानी जी देखिए, फिर हमारे ससुराल का मजाक उड़ा रही है। अरे दीदी उड़ाने दीजिए इन मोहल्ले की औरतों को हमारा मजाक। हम तो कपड़े धोने अपने ससुराल से मोहल्ले में आए हैं, इनके पास तो घर में बैठने की भी जगह नहीं है। देखिए सब हमें देखने के लिए बाहर खड़ी है। हाँ देवरानी जी, और मुझे तो लगता है इनके घर में शायद टीवी भी नहीं होगा, इसीलिए हमारा मजाक उड़ाकर अपना मनोरंजन करना चाहती है। हमारे ससुराल में तो टीवी है, हम कपड़े धोने के बाद आराम से टीवी देखेंगे। जब से शारदा की ये छोटी बहू आई है ना, हमारे कुछ भी कहने पर हमारे मुंह पर तुरंत जवाब दे देती है, हम कुछ कह भी नहीं पाते। चलो अपने अपने घर वापस चलते हैं, आज इनका पल्ला भारी है, दोनों साथ में जो हैं। देखा दीदी, हम दोनों के साथ से कैसे मोहल्ले की सभी औरतों की बोलती बंद हो गई। दीदी जितने कपड़े धुल गए हैं उतने मैं हमारी छत पर फैला कर आती हूँ, तब तक आप दूसरे कपड़े धोइए, फिर साथ में सारे कपड़े ऊपर रख देंगे, उनके सूखने के बाद फिर बाकी कपड़े फैला देंगे। अनीता अपनी जेठानी और अपनी सास की धुली हुई साड़ियां लेकर अपनी छोटी सी छत पर किसी तरफ फैला देती है। तभी पड़ोस की बड़ी सी छत पर राधिका आ जाती है। ये क्या, सिर्फ 3 साड़ियाँ फैलाई हैं तुमने अपनी छत पर? तुम्हारे घर में और कोई नहाता नहीं है क्या, या नहाकर वही गंदे कपड़े वापस पहन लेता है? तुम्हें बड़ा पता है, शायद तुम्हारे ससुराल में यही होता होगा। अपने काम से काम रखो, मेरे ससुराल में ताका झाकी मत करो। इतना कहकर अनीता छत पर कपड़े सुखाने लगती है। साड़ियां सूखने के बाद अनीता छत पर घर के मर्दों के कपड़े सुखाती हैं और फिर प्रीति के कुछ कपड़े और कुछ चादर और पर्दे सुखाने के लिए फैलाती हैं। फिर अनीता पापड़ सुखाने के लिए छत पर लेकर आती है। राधिका दोबारा अपनी छत पर आ जाती है। अरे रे अनीता, तुझे देख कर तो मुझे दया आ रही है। तेरा 52 इंच का ससुराल छोटा है तो झाड़ू पोछी का काम मिनटों में खत्म हो जाता होगा, पर ये जो बार बार 3 मंजिल चढ़कर छत पर आना पड़ता है, वो भी 3-4 कपड़े सुखाने के लिए, और इस छोटी सी छत पर ये डर भी रहता होगा कि ना जाने कब जरा सा पैर फिसले और सीधे 3 मंजिल नीचे गिर जाओ। तो फिर आ गई, किसी दिन ना तो मेरी रसोई की खिड़की पर आकर मुझसे हाल चाल पूछना, ऐसा तड़का लगाऊंगी ना कि तेरी हर जगह नाक घुसाने की आदत छींक छींक कर बह जाएगी, फिर दूसरों की जिंदगी में घुसाने के लिए नाक ही नहीं बचेगी। अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक औरत है, जरा सा भी सोचती नहीं है बोलने से पहले, ऐसा लगता है कि जवाब पहले से तैयार रखती है। कर जो करना है, मैं जा रही हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। अनीता के तेज तर्रार जवाबों की वजह से मोहल्ले को कोई भी औरत 52 इंच के ससुराल को लेकर नीलम, अनीता या शारदा को ताने नहीं मारती। दूसरी तरफ मोहल्ले के मर्द भी अब रामलाल, नीरज और अरुण को ताने मारना छोड़ देते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं। मम्मी, तुम अपनी 52 इंच के ससुराल में अपनी छोटी बहू तो बड़े कमाल की लाई हो। मेरी सहेलियों की बात छोड़ो, अब मोहल्ले की औरतों की भी हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। और भैया और पापा को जो मोहल्ले के मर्द ताना मारा करते थे, अब तो वो भी ताने मारने के बारे में सोचते तक नहीं है, क्योंकि भाभी ने उनकी बीवियों के मुंह बंद कर दिए हैं। हाँ, यह तो अनीता ने बहुत अच्छा किया। आए दिन कभी मोहल्ले का पान वाला, कभी दूध वाला, तो कभी अखबार वाला ताने देता था। एक दिन तो अखबार वाले ने कह दिया कि आपके 52 इंच के घर के दरवाजे पर मेरा अखबार भी नहीं खुलता। उस दिन तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था, पर कहता भी क्या, अब वो भी चुप हो गया है।
हमें इतनी अच्छी बहू मिली और शादी के बाद अरुण और अनीता कहीं घूमने भी नहीं गए। ऐसा करो बहू, तुम और अरुण कहीं घूमने चले जाओ, किसी मंदिर वाली जगह पर चले जाओ। अपने वैवाहिक जीवन और अपने 52 इंच के ससुराल के लिए भी प्रार्थना कर लेना और थोड़ा घूम फिर भी लेना। मम्मी, हम दोनों अकेले क्यों जाएंगे? भैया भाभी भी शायद कहीं घूमने नहीं गए थे, उन्हें भी साथ लेकर चलते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलिए। भैया आप दोनों के साथ हम वहाँ क्या करेंगे? क्यों नंद जी, जैसे हम सब घूमेंगे वैसे आप लोग भी हमारे साथ घूमिएगा। तो बताइए कहाँ जाना है? अरे हम इस बूढ़े होते शरीर में तीर्थ जाने के अलावा और क्या इच्छा रहेगी? महाप्रभु जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा निकलने वाली है, क्यों ना उड़ीसा के पुरी चले। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे और तुम लोग पुरी बीच पर घूम भी लेना। हाँ पापा जी, हम तो वहीं जाएंगे, भक्ति भी हो जाएगी, मस्ती भी हो जाएगी। नीरज और अरुण पूरे परिवार के टिकट कराते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, पूरा परिवार अपना सामान पैक करता है। अनीता अपने 52 इंच के ससुराल के दरवाजे पर ताला लगाती है और फिर पूरा परिवार टैक्सी में बैठकर जगन्नाथ धाम के लिए रवाना हो जाता है। 1 महीना बीतता है और अपनी ट्रिप पूरी करके पूरा परिवार अपने मोहल्ले में वापस आता है। चाहे जहाँ भी चले जाओ, वो जगह घूमने फिरने के बाद याद अपने घर की ही आती है और सुकून अपने घर पहुंचकर ही मिलता है। अरे ये हमारी दोनों पड़ोसनों ने बालकनी कब बना ली, और इन्होंने ऐसी बालकनी बनाई है कि हमारी छत ही ढक गई है। पूरा परिवार हैरानी से कांति शांति की नई बनी बालकनियों की तरफ देखने लगता है। कांति शांति ने अपने अपने मकान की सबसे ऊंची मंजिल पर आमने सामने बालकनी बनाई थी, जो कि 52 इंच वाले ससुराल की छत को पूरी तरह से ढक दे रही थी, और दोनों पड़ोसने अपनी अपनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। कांति शांति बहन, तुम दोनों ने हमारे छत पर बालकनी क्यों बना ली है? शारदा बहन, हमने तुम्हारे छत पर बालकनी नहीं बनाई है, हमने तो अपने अपने मकान से जोड़कर बालकनी बनाई है। जरा चश्मा लगाकर देखो। कांति शांति बहन, पर आप दोनों ने ऐसी बालकनी बनाई है कि हमारी पूरी छत ही ढक गई है। आप दोनों को अगर बालकनी बनवानी ही थी तो किसी और दिशा में बनवा लेती। भाई साहब, हम दोनों सिर्फ पड़ोसने ही नहीं, पक्की सहेलियां भी हैं। हमें बालकनी में साथ बैठकर चाय पीनी थी, इसीलिए हमने आमने सामने बालकनी बनवाई है। आपकी छत ढक गई, चाहे कुछ भी हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पापा मम्मी, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप दोनों इनके पतियों से बात कीजिए, वो समझदार हैं, शायद उन्हीं से कोई उपाय निकल सके। जाओ जाओ, जिससे बात करनी है उससे बात कर लो। ये सब तुम्हारी छोटी बहू की कैंची की तरह चलने वाली जुबान की वजह से हुआ है। प्रीति, नीलम और अनीता अपने घर में चले जाते हैं। वहीं शारदा और नीरज कांति के घर आती हैं और रामलाल अरुण शांति के घर शिव प्रसाद से बात करने आते हैं। अरे भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो बालकनी बन गई है, पहले बता दे तो कुछ सोच लेते। भाई मेरी पत्नी ने बड़े शौक से ये बालकनी बनवाई है, हम अपनी बालकनी तो नहीं तोड़ सकते। अरे भाई साहब, हमारी भी परेशानी समझिए। वैसे ही हमारी बहुओं को घर के कपड़े, पापड़ और अचार सुखाने में कितनी दिक्कत होती है। अब छत न होने की वजह से उन्हें और परेशानी होगी। ऊपर से आपके बालकनी से कचरा भी हमारी छत पर गिरेगा। अरे वो हमारी परेशानी नहीं है, आप जाइए यहाँ से, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही उल्टा जवाब शारदा को भी मिलता है। सभी अपने घर लौटकर नीलम, अनीता और प्रीति को सारी बात बताते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। आए दिन शांति और कांति अपनी बालकनी से बहुओं की छत पर कचरा फेंक देती है और बहुओं को धुले हुए कपड़े अपने घर की खिड़कियों और घर के दरवाजों पर सुखाने पड़ते हैं। क्यों अनीता बहन, बड़ी कैंची की तरह जुबान चला रही थी ना, जरा अब अपने दोनों पड़ोसनों को भी जवाब देकर दिखाओ। क्यों चुप बैठी हो? जवाब तो दूंगी। इन्होंने मेरे ससुराल वालों को परेशान करने की कोशिश की है ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अचानक मोहल्ले में सरकारी ऑफिसर आशुतोष अपनी टीम के साथ आता है। आशुतोष के साथ एक बुलडोजर भी होता है। अरे सर, आप ये बुलडोजर लेकर हमारे मोहल्ले में क्यों आए हैं? देखिए, आपकी और उनकी बालकनी तोड़ने आप दोनों ने अवैध तरीके से बालकनी बनाई है। अवैध? हमारी बालकनी अवैध कैसे हो गई? किसी की छत को ढककर बनाई गई बालकनी अवैध ही मानी जाती है, और मैंने पुराने रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि आपका ये घर भी किसी और की जमीन पर बना हुआ है। अरे किसके नाम पर है ये जमीन? सूरीलाल जी के बेटे रामलाल जी के नाम पर। ये तो मेरे ससुर जी का नाम है। जरा अपना आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज लेकर आइएगा। रामलाल अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज लेकर आता है। आशुतोष पुराने रिकॉर्ड से रामलाल, कांति और शांति की जमीन से कागजात मिलाता है। रामलाल जी, आसपास की ये जमीन आपके पिता के नाम दर्ज है, क्योंकि अब आपके पिता नहीं रहे, इसलिए सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन आपके नाम है। अब आप बताइए अनीता जी, हमें क्या करना चाहिए? सर फिलहाल आप कुछ मत कीजिए। पापा जी, आपको इसके बारे में कुछ पता है? बहू, मुझे तुम्हारी दादी ने बताया था कि एक समय इस मोहल्ले में लोग जमीन हथिया रहे थे।
उस समय तुम्हारे दादा ससुर लाठी लेकर अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो गए थे और बोले थे, जितनी दूर मैं खड़ा हूं उतनी दूर की जमीन कोई नहीं हड़प सकता। उसी वजह से हमारे पास सिर्फ 52 इंच की जमीन बची, बाकी जमीन लोगों ने घेर ली थी। देखिए, जमीन पर कब्जा तो कर लिया गया था, लेकिन कानूनी रूप से ये जमीन आपकी है। क्यों? हमारे 52 इंच के ससुराल का मजाक उड़ाते थे ना आप लोग। अब बताइए, आपके पास तो 1 इंच जमीन नहीं है। रामलाल जी, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमें भी नहीं पता था कि यह जमीन कब्जा की हुई है। हमें बेघर मत कीजिए, जितने पैसे बनते हैं हम देने को तैयार हैं। अनीता के कहने पर रामलाल अपनी 52 इंच की जमीन कांति के घर में मिला लेता है और एक तरफ की जमीन शांति कांति को बेच देता है, जहां दोनों अपना छोटा सा घर बनाती हैं और अब दोनों बहुएं अपने ससुराल में हंसी खुशी जीवन बिताती है। दोस्तों, आपका 52 इंच का घर होता था और आप उसमें कैसे रहते? कमेंट में हमें जरूर बताइए।